हेलो एवरीवन। एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर अभी रिसेंटली ही कंडक्ट करवाया गया है उसके टॉप 40 सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जीके वाले। बट जीके क्या है, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर के ही आ गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा जिन्होंने पेपर दिया है कि आरआरबी एनटीपीसी में इस बार करंट अफेयर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई रखा गया था। तो ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। नंबर 1, जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर अभी कंडक्ट नहीं हुआ है उनके लिए। नंबर 2, ऑब्वियसली ये एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उन्हें अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। एलिमिनेशन टेक्निक्स की पूरी कंपाइलेशन करके मैंने एक मास्टर वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले आपको वो देख कर आना चाहिए, तभी जो ट्रिक्स मैं लगा रहा हूँ वो क्या लॉजिक है, कैसे लग रहा है, वो मैं लगा पाऊंगा। और इस वीडियो के साथ साथ में आप उसको प्रैक्टिस करते चलना, यानी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को आपको पॉज करना है और आप खुद से लगाने की कोशिश करो कि आप क्या ट्रिक लगा रहे हो, और उसके बाद देखो कि मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूँ। इसमें कौन से क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाना है उसे छोड़ देना है, ये भी बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। और नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिनका आईबी का पेपर होने वाला है, एसीआईओ वाला या सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला, क्योंकि आईबी के पेपर में नंबर 1 करंट अफेयर का एक अलग सेक्शन ही है और इस वीडियो में ज्यादातर करंट अफेयर के सवाल हैं। नंबर 2, ये बात है कि आईबी में एलिमिनेशन का अच्छा खासा स्कोप रहता है। ठीक है, स्कोप हर जगह होता है, बट आईबी वाले पेपर में पिछले बार काफी ज्यादा एलिमिनेशन का स्कोप था। आप अगर बोलोगे तो इसके बाद मैं आईबी के भी टॉप क्वेश्चन जो है, सबसे टफेस्ट सवाल है, वो मैं आपको एलिमिनेशन से करवाऊंगा, अगर आप बोलोगे, आपका डिमांड ऐसा होता है तो। ठीक है, और अभी फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अगर फ्यूचर में आप बोलो तो मैं क्वेश्चन के साथ शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देता चलूंगा। ठीक है, नॉलेज का हम मिनिमम यूज करेंगे, क्योंकि ये इतने टफ क्वेश्चन है कि नॉलेज से आप ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। मैं इसमें ये सवाल को ऐसे करने का कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है, देखो अगर जीरो है तब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो नॉलेज से भी नहीं हो जाएगा, बट मिनिमम नॉलेज और मैक्सिमम टेक्निक्स, एलिमिनेशन लॉजिक को लगा करके हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत अलर्ट होकर के आपको ये वीडियो देखना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए 100 पेजर या उससे कम वाले, तो जीके सुपर शॉर्ट नोट्स कंसीडर कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम में जीके के नोट्स आपको, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई बुक वाले सेक्शन में चले जाना, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएगा अंडर 100 पेजेस का। लेकिन याद रखना, इन 100 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि सारा जीके 100 पेजेस में 100% कवर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर नंबर 1 आपने कोई तैयारी अभी तक जीके की नहीं की है, तो अब आप इस नोट्स के साथ बेसिक प्रिपरेशन कुछ करके जा सकते हो। और नंबर 2, रिवीजन पर्पसेस के लिए ये बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं। इसका डेमो जो है, डेमो लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहां से जाकर के आप इसका डेमो पीडीएफ देख लो, और अगर आपको सही लगता है तो आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया। इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, उसके बाद इसको आप परचेज कर सकते हो। ई बुक सेक्शन मिल जाएगा एग्जाम क्लस्टर ऐप में, लिंक लगा हुआ है पहले कमेंट के अंदर। ठीक, चलो सवालों के साथ शुरुआत कर लेते हैं। एनटीपीसी में आए हुए सवाल है। पहला सवाल क्या है? पोएट्री कलेक्शन बाय माइकल मधुसूदन दत्त पब्लिश्ड इन 1849 दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। क्या इसमें कोई लॉजिक लग रहा है? नहीं लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा स्किप। ये ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह हमें एलिमिनेशन नहीं लगाना होता। केवल 1.55% लोगों ने इसे सही अटेम्प्ट किया है, यानी ये काफी टफ सवाल होगा। बहुत सारे लोगों ने, मैं समझ रहा हूँ कि ये वॉरियर और ये किंग देख करके यहाँ पर लॉजिक लगाने का प्रयास किया होगा, बट मेरे हिसाब से ये सही लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करना। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगा सकते हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप अपना ट्रिक जरूर बताइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक्सरसाइज इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि क्वेश्चन ही आपको नॉलेज सप्लाई कर रहा है कि ये मार्च अप्रैल 2025 में हुआ है। सॉरी फॉर दैट। तो ये मार्च अप्रैल में हुआ एक्सरसाइज इंदिरा है। एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में हम क्या जानते हैं? हमें बस बेसिक जानकारी ये है कि ये इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। दिस इज आवर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। आई होप इतना बेसिक जानकारी आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, मैं इसमें क्या लॉजिक लगाता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्सरसाइज इंक्लूडेड पार्टिसिपेशन ऑफ रशियन फेडरेशन नेवल शिप्स। ठीक है, उसके नाम दिए हुए, और इंडियन नेवी शिप्स के नाम दिए हुए हैं कुछ। ठीक है, अब इन नेम्स के साथ शायद कुछ छेड़छाड़ इसने किया होगा, बट हमें इतना पता है कि ये रशिया के साथ इंडिया की एक्सरसाइज होती है, तो इस स्टेटमेंट के करेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? द एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन 2 फेजेस। ठीक है, हार्बर फेज इन चेन्नई एंड सी फेज इन अरेबियन सी। अब ये चीज देखो, आप देखो,
हार्बर का मतलब क्या होता है? जो लैंड एरिया होता है जहां पर शिप डॉक करते हैं उसे हार्बर कहते हैं। और सी का मतलब आई होप आप सबको पता है। अब एक रफ इंडिया का मैप आप सबको पता है कि चेन्नई जो है इस साइड में पड़ता है और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो कोई एक्सरसाइज हम ऐसा क्यों करेंगे कि थोड़ा काम हम चेन्नई में करें और फिर घूम करके ऐसा जाएं और यहाँ पर अरेबियन सी में जाकर के हम दूसरा एक्सरसाइज का पार्ट करें। ठीक है, ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, बिना बात का ये नहीं किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे सीधा सीधा गलत लग रहा है। यहाँ अरेबियन सी को फ्लिप किया हुआ है बे ऑफ बंगाल से, या फिर चेन्नई को किसी और नाम से फ्लिप किया। तो सेकंड स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है। जैसे मैं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करता हूं, यही एलिमिनेशन का बेसिक फंडा है, ये हट जाता है और ये हट जाता है। अब सीधी सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, ये क्वेश्चन ही मुझे बता रहा है कि करेक्ट है, क्योंकि दोनों जगह ऑप्शन नंबर 1 है। तो मैं इसको करेक्ट मान भी रहा था, ये करेक्ट साबित भी हुआ। अब क्या है, दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज इंदिरा। ठीक है, अब ये देखो, अगर एडिशन 13th के जगह 12th हुआ, 14th हुआ, 15 हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके हाई चांसेस है कि ये रॉन्ग होगा, तो ये मैं इसको रॉन्ग मानूंगा। और अगर मैं इसे रॉन्ग मानता हूं तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बचता है। मैं सी के साथ जाऊंगा। नीचे आपको मेरा स्कोर दिख रहा होगा, ओवरऑल आप स्कोर को मैच करना लास्ट में कि हम पॉजिटिव में रहते हैं या नेगेटिव में रहते हैं। देखो 1.58% लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही किया है, यानी दिस वाज अ वेरी 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 टफ क्वेश्चन। लेकिन ऐसे सवालों को भी आप सही बना सकते हो अगर आप सही एलिमिनेशन लॉजिक लगा पाते हो। ठीक है, तो आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। बेसिक इंडिया का मैप सबको पता होता है, ये कोई डीप नॉलेज नहीं है। ऐसा मत बोलना कि मुझे इंडिया का मैप भी नहीं पता, तब तो फिर आपको और तैयारी करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब? और शेड्यूल ट्राइब में भी सेक्स रेशियो जिसका सबसे ज्यादा होगा 2011 सेंसस में। ठीक है, अब ये बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग इसको पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपका लॉजिक शायद उसमें चला जाएगा कि ये देखो सर मिजोरम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, दोनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इनके साथ जा सकते हैं हम, दोनों सिमिलर हैं क्योंकि। लेकिन रुको रुको रुको, जरा सब्र करो। देखो मैं एक और टेक्निक आपको समझाता हूं। जब भी सेंसस से रिलेटेड कोई सवाल आएगा ना, सेंसस हो या फिर हाईवे हो, ठीक है, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह, और इसमें एब्सोल्यूट नंबर के जगह आपसे पूछा जाएगा या तो परसेंटेज या तो आपसे रेशियो पूछा जाएगा। जब रेशियो और परसेंटेज की बात आती है ना, तो वैसे स्टेट्स या वैसे लोकेशंस जिनका एरिया कम है या फिर जहां पर पॉपुलेशन कम है, इनके सही होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? रेशियो का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, तो अगर एक स्टेट है जहां पर 1000 टोटल पॉपुलेशन ही है, यहाँ पर सेक्स रेशियो सही होने के ज्यादा चांसेस है। या एक स्टेट है जहां पर 10 लाख पॉपुलेशन है, यहाँ पर रेशियो ज्यादा सही होने के चांसेस है। ऑब्वियसली यहाँ चांस ज्यादा है क्योंकि यहाँ ओवरऑल पॉपुलेशन ही कम है, तो यहाँ पे चांसेस है कि रेशियो और परसेंटेज की चीजें सही होंगी। जिनका मैथ सही है उनको ये लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो, मिजोरम और अरुणाचल में अच्छा खासा पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का। इतना तो बेसिक सबको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इवन अरुणाचल में तो बहुत ही ज्यादा है। तमिलनाडु में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है क्योंकि तमिलनाडु का ओवरऑल पॉपुलेशन काफी अधिक है। बट गोवा में ऐसा नहीं है। गोवा में इन सब में से शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे कम है, इसीलिए मैं गोवा के साथ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सवाल जो है रेशियो या फिर परसेंटेज के साथ खेल रहा है, तो जहां पे पॉपुलेशन कम है या एरिया कम है उसके साथ जाना सही रहता है। ठीक है, तो इस लॉजिक के साथ मैं गोवा के साथ जा रहा हूं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल हमें कितने पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं लिमिटेड नॉलेज या जीरो नॉलेज के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रिजीम, इसके बारे में, मैट रिजीम के बारे में कुछ सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट देकर के। पहला स्टेटमेंट क्या है, मैट इज कैलकुलेटेड एट 15% ऑन द बुक प्रॉफिट फलाना ढिमका। अब ये 15% देखते के साथ आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ये 15% है, इस नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, तो इसके गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसको मैं अभी साइड कर देता हूं। ठीक है, अगला क्या है, ओनली डोमेस्टिक कंपनीज इन इंडिया फॉलो अंडर दिस प्रोविजन। अरे क्यों भाई, विदेशी कंपनियों से टैक्स नहीं लेना है क्या? सरकार अपना टैक्स कब से छोड़ने लगी, वो भी विदेशी कंपनियों पे इतना मेहरबान सरकार कब से होने लगी? ये स्टेटमेंट तो मुझे खुला गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम बात कर रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 को एलिमिनेट करते हैं तो ये चला गया और ये चला गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 1 and 3 एंड ओनली 3। तो थर्ड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, इसको हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं। हालांकि बहुत जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते भी तो हमें समझ में आ जाता कि जेनेरिक बातें हो रही है। अब हमें ऑप्शन नंबर 1 पहले ही गलत लग रहा था, स्टेटमेंट 1 जो है, तो इसको भी हम हटा देंगे, ओनली 3 के साथ हम चले जाएंगे और ओवरऑल देखते हैं लास्ट में सही होता है या गलत होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या है,
देखो अगले क्वेश्चन में एमएस पावर पॉइंट टेम्पलेट का फॉर्मेट आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं डे टू डे बेसिस पर इसको यूज करता हूं इसलिए मुझे इसका आंसर पता है, ठीक है। एज अ क्रिएटर हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, अभी भी जो मैं बना रहा हूँ पावर पॉइंट में ही बना रहा हूँ, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, POTX हो जाएगा। ये मैंने नॉलेज से किया है, बट मैं समझता हूँ कि ये नॉलेज बहुत लोगों के पास नहीं होगी, तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखो आपको इतना पता है कि पावर पॉइंट की बात नहीं हो रही, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स की बात हो रही है, टेम्पलेट इज द कीवर्ड। तो PPTX ये तो है नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इन तीनों के साथ आप जा सकते थे, इन तीनों में आप प्रोबेबिलिटी कितना कर लियो, 1/3 की प्रोबेबिलिटी कर लियो। याद रखना 1/3 की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 की प्रोबेबिलिटी से अधिक होती है, इसमें आप फायदे में रहोगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला सवाल है, हु रिसीव्ड अ स्पेशल साइटेशन इन द 2025 पुलिट्जर प्राइज फॉर सिविल राइट्स जर्नलिज्म। अगर आप सिविल राइट्स जर्नलिज्म को क्लोजली मॉनिटर करते हो, फॉलो करते हो, तब शायद आपको इसका आंसर पता हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें कोई एलिमिनेशन का लॉजिक तो नहीं लग रहा, मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा स्किप। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है, लैंडमार्क केस के बारे में पूछा जा रहा है, जिसने फर्स्ट इस्टेब्लिश किया जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब क्वेश्चन को अच्छे से जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को इतने सारे लोगों ने इसलिए गलत किया क्योंकि वो क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं। उन्होंने देखा कि जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है, वो सीधा सीधा केशव नंदा भारती केस के साथ चले गए होंगे, जबकि ये आंसर नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात नहीं हो रही है भैया, यहां पर बात हो रही है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जुडिशियल रिव्यू के बारे में कोई लैंडमार्क जजमेंट आया होगा तो हमें उसके साथ जाना है, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एप्लीकेबल होता है। ये तो इसके आगे का ही कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हट गया और ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडियन की बात नहीं हो रही। अब इन दोनों में से किसके साथ आपको जाना है, ये आप 50-50 पे आ गए हो। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का यूपीएससी में ऑप्शनल रहा है, तो मुझे पता है कि मार्डबरी वर्सेस मेडिसन केस की बात की जा रही है, तो मैं इसलिए ऑप्शन ए के साथ जा रहा हूं। बट फिर भी आप 50-50 पे इसको लेकर आ चुके थे, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तब, ठीक। चलो अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें से कौन सा टाइप ऑफ श्राइन है जो कि इस टेम्पल में लोकेटेड है, केरला की इस जगह में लोकेटेड है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे से आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, बट ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा। इस क्वेश्चन को ज्यादातर लोग देखकर स्किप करेंगे, बट जरा ध्यान दो मेरे भाई। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ धारा, यहाँ धारा, खत्म हो गया ना, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से जिसके साथ जाना है जाओ, संधारा के साथ जाओगे या निरन धारा के साथ जाओगे, ठीक है। ये ऑप्शन ज्यादा लंबा लग रहा है तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है। 50-50 पे मामला आ गया था, सही होगा गलत होगा मुझे इससे मतलब नहीं है। ओवरऑल मुझे पॉजिटिव के मार्क्स चाहिए अपने सारे सवालों को करने के बाद, ठीक। चलो अगले सवाल में बैठते हैं। अगला सवाल क्या है, कंप्यूटर का सवाल है। इन मोस्ट यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी फाइल इफ द फाइल डज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देखो, अगर नंबर 1 इसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हो। नंबर 2 क्या है कि मुझे एज एन इंजीनियर मैंने बहुत काम किया इन सारी चीजों के साथ, इन टूल्स के साथ, तो मुझे पता है इसका आंसर टच है, ठीक है। बट अगर आप एलिमिनेशन का लॉजिक लगाओगे तो क्या लगाओगे, देखो MK फाइल, MK DIR, ठीक है। तो ये दोनों MK के साथ, इसमें से एक के साथ आप जा सकते हो। बात यहाँ पर किसकी हो रही है, फाइल की बात हो रही है, तो ज्यादातर लोग MK DIR के साथ चले गए होंगे। मुझे नॉलेज बेस से इसका आंसर टच पता है, इसका आंसर टच होगा, क्योंकि MK फाइल जो है, सॉरी MK DIR के साथ नहीं, MK फाइल के साथ ज्यादातर लोग गए होंगे, और ये गलत है क्योंकि टच होगा इसका आंसर, ठीक है। बट एलिमिनेशन काइंड ऑफ यहाँ पर फेल करता है अगर आपके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस नहीं है, बट हमें फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल हमें चेक करना है, ठीक है। लॉजिक लोगों ने सही लगाया अगर इन दोनों को एलिमिनेट करके वहां तक पहुंच रहे हैं तो, ठीक। चलो अगला सवाल क्या है, Which of the following cities hosted the important 20 dialogue event in December 20? अब कौन सा 20 dialogue event, किस चीज का इवेंट है, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन ने ज्यादा इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया, और सारे के सारे जो स्टेट है अप्रोक्सीमेटली आपके वेस्ट एशिया वाले ही हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अगर आपके हिसाब से कुछ लग रहा है तो आप जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल में आते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, 26 फरवरी को ये सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट और डाउन टू अर्थ मैगजीन ने अपनी एनुअल पब्लिकेशन निकाली है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट फ्रॉम विच स्टेट। अगर आप डाउन टू अर्थ मैगजीन को बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हो सकता है आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करते हो, तो मे बी आपको इसका आंसर पता है, बट ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो अब इसमें हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, देखो लॉजिक क्या है, गुजरात
राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला। गुजरात और राजस्थान पास पास के स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच आंसर हो सकता है। मैं वेस्ट बंगाल केरला को हटा रहा हूं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर। मुझे नहीं पता इसका आंसर मैं सही निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन एलिमिनेशन लॉजिक ऐसे ही काम करता है, ऐसी ही चीजों को देखना होता है, नोटिस करना होता है। अब देखो, गुजरात और राजस्थान में इन्वायरमेंट रिलेटेड ज्यादा काम राजस्थान में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें थोड़ा ज्यादा वर्क कर सकती हैं। तो मैं राजस्थान के साथ जा रहा हूँ इस लॉजिक को लगाते हुए। ठीक है, ओवरऑल चीजें सही है या गलत है हमें वो नहीं देखना, ओवरऑल हमें अपने मार्क्स से मतलब है। नीचे सारी चीज अपडेट हो रही होगी। अगला सवाल क्या है? वर्ल्ड बैंक स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, कोविड-19 पैंडेमिक, इमरजेंसी सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सेज रीच हाउ मेनी पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत ही टेढ़ा जैसा सवाल है, बहुत टेढ़ा सवाल है, इसका डायरेक्ट आंसर किसी को नहीं पता होगा। बट एलिमिनेशन लॉजिक क्या कह रहा है? 0.7, 0.7, 0.7, यहाँ पर 3.2 है, ये ऑड नंबर है, हटा दो इसको। ठीक है, बाकी लोगों से मैच नहीं कर रहा। अब सारे सिमिलर वाले ऑप्शन आ गए हैं, 1/3 की प्रोबेबिलिटी हो गई कि अगर हम तुक्का मारते तो सही हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूं, सबसे बड़ा वाला हटा रहा हूं, सबसे छोटा वाला हटा रहा हूं, मिडिल वाले के साथ चला जाता हूं, देखता हूं सही होता है गलत होता है, ये हमें आगे चल के पता चलेगा। ठीक, चलो अगला सवाल क्या है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द विड्रॉवल ऑफ द मानसून बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मे बी आपको इसका आंसर पता होगा, बट इसमें मेरे हिसाब से एलिमिनेशन का कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, या फिर किसी तरीके का कोई एक्सट्रीम कीवर्ड वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, ना डेटा दिख रहा है ना कुछ, तो मैं इसे स्किप करूंगा। मैं फालतू का निगेटिव नहीं बढ़वाना चाहता हूँ। अगले सवाल में बढ़े। अगला सवाल क्या है? हर्षा इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है 554 CE में। यज्ञवर्मन कौन से प्लेस से निकला था भाई? अब मुझे नहीं पता, और कुछ इसमें मुझे लॉजिक लगता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा। मे बी गया और मगध साथ साथ वाले हैं, तो चलो इसके साथ जाते हैं, बट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि पीरियड की भी बात है, मैं तो इसे स्किप करूंगा। ठीक है, मैं इसे स्किप करूंगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि गया और मगध के बीच में होना चाहिए, एक गट फीलिंग है, बट कोई लॉजिक इससे नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। अगर लॉजिक लग रहा है तो आप पॉइंट आउट करना कमेंट में, और शायद गया और मगध के बीच में आंसर होगा भी, बट मैं फिर भी इसे मुझे रिस्की लग रहा है, इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बनराकस टाइप के सवाल है, क्योंकि देखो डेटा इनका ना कुछ फिक्स नहीं होता। कभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से पूछेंगे, कभी कोई और सर्वे निकाल देंगे, कोई रैंडम सा डेटा उठा देंगे और बोलेंगे उस सर्वे के उस डेटा का वो पॉइंट बताओ मुझे। इतना कोई याद करके नहीं जा सकता। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, इसलिए इतने कम % लोगों ने इसको सही किया है। वो भी इतने ज्यादा लोग एग्जाम देते तो बहुत लोगों के ऐसे ब्लाइंड तुक्के भी लग जाते हैं। अब हमें करना क्या है? पूछ क्या रहा है? 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे अंडर वेट हैं? ठीक है, तो वो वाला कोई लॉजिक इसमें अप्लाई, बस एक ही लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है कि सबसे बड़ा वाला हटा दो और सबसे छोटा वाला भी हटा दो। अब इन दोनों में से 28.5 और 26.7, इनमें से किसके साथ मुझे जाना चाहिए? तो ये काफी परफेक्ट टाइप का डेटा लग रहा है, मैं इसके साथ जाता हूँ। ठीक है, मे बी। चलो आगे देखें। अगला सवाल क्या है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में सवाल पूछ रहा है। स्टेटमेंट दे रखे हैं और करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। चलो, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मिशन नेम्ड नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इन 2025। देखो डेटा है, डेट है, और पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज थोड़ा मुझे है कि ये कोविड का जब पैंडेमिक चल रहा था ना, तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जैसा कुछ हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें पीपीई किट्स की जरूरत थी, पीपीई किट्स की जरूरत थी। और ये क्या है? एक तरीके का टेक्निकल टेक्सटाइल है। ये इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और इसमें महारत हासिल की थी बहुत कम समय में। ठीक है, स्मृति ईरानी जी का बहुत ज्यादा इसमें तारीफ भी हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये मुझे पता है कि 2025 में तो ये नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मुझे चीजें याद रही, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई तो सबने की है ना। तो अगर मैं इसे एलिमिनेट करूं तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 चीख चीख कर मुझे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो सही है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना। और ये काफी एक जेनेरिक टाइप का स्टेटमेंट भी है, इतना टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में बेसिक चीजें सबको पता होंगी। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? मतलब स्टेटमेंट 3, दे आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट पीपल। जी हाँ, पीपी किट्स, improve machinery and solve practical problems such as in car parts, building materials, medical equipment। बिल्कुल। अब यहां पर एक और ट्रिक मैं आपको समझाता हूं। जब किसी साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक इन्वेंशन की बात की जाएगी ना, तो पॉसिबिलिटीज बहुत वाइड है। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाइड रखी जाती है, क्योंकि साइंटिफिक चीज जो है, जो साइंस ने कुछ बनाई है ना, उसका बहुत जगह पे इस्तेमाल पॉसिबल रहता है। ठीक है, जैसे अगर आपने हथौड़ा है, एक हैमर है, हैमर क्या है? हैमर इज एन इन्वेंशन।
तो क्या आप बोलोगे कि हैमर का इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ पत्थर तोड़ने में इस्तेमाल करता है? क्या आप ये मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। क्या हैमर का यूज मेडिकल साइंस में होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसका ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है? बिल्कुल होता है। क्या इसका इस्तेमाल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में होता है? बिल्कुल। थोड़ा बहुत ठोकने ठाकने के लिए छोटा हैमर का यूज तो होता ही होगा। क्या इसका इस्तेमाल कार पार्ट्स में होता है? होता है। क्या इसका इस्तेमाल स्पेस एप्लीकेशंस में होता है? होता है। तो एक साइंटिफिक डिस्कवरी, जो साइंटिफिक इन्वेंशन होता है, उसका बहुत वाइड रेंज ऑफ यूजेज होता है। तो यहाँ पर वाइड यूजेज बताया जा रहा है और कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम चीज इसमें नहीं बोली जा रही है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों मुझे सही लग रहे हैं, तो मैं 2 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है ये आपको विजिबल नहीं रहेगा, तो ये क्वेश्चन केवल 3.07% लोगों ने सही अटेम्प्ट किया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी वुमेन्स ऑलराउंडर्स रैंकिंग में क्या रैंक अचीव किया? अगर आप इनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं तो मे भी आपको इसका आंसर पता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मेंस क्रिकेट के अलावा दूसरे किसी स्पोर्ट्स का फॉलोअर बहुत ज्यादा कोई नहीं होता है। तो अब इसमें हम क्या करें? क्या इस सवाल को छोड़ दें? नहीं छोड़ूंगा मैं क्यों छोड़ूं? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे बड़े वाले को हटाऊंगा, सबसे छोटे वाले को हटाऊंगा। 4 और 5 में 5 मुझे ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगा। मेरी मर्जी, सही हो नहीं हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ओवरऑल अपने मार्क्स से मतलब है, मैं कम नॉलेज के कितने मार्क्स उठा रहा हूं। ठीक, चलो अगला क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एआई मॉडल डिड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टीम यूज इन 2025 टू जनरेट सिंथेटिक इमेजेस? ठीक है, इमेज जनरेशन की बात की जा रही है, जिससे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इंप्रूव होगा। ठीक है, अब देखो इसमें अगर आपको नॉलेज है, वेल एंड गुड है। नॉलेज ज्यादातर लोगों को नहीं होगी। एलिमिनेशन लॉजिक हम कैसे लगा सकते हैं? देखो, मुझे कुछ नॉलेज है कि इमेज जो है, सिंथेटिक इमेज जनरेशन में डिफ्यूजन मॉडल और जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। इन दोनों का इस्तेमाल आमतौर पे इमेज जनरेशन के लिए नहीं होता है, यानी आरएनएन का और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप कर सकते हो इनडायरेक्ट वे में, बट आमतौर पे नहीं होता। तो ये मेरा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, पर मैं मानकर चल रहा हूँ ज्यादातर लोगों को ये सब नहीं पता होगा। ज्यादातर लोग मेरे तरह इंजीनियर नहीं होंगे, अपने कॉलेज में उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो मैं मानकर चलता हूँ कि आपको नहीं पता है। तब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हो? देखो, नेटवर्क मॉडल, यानी एक लॉजिक क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए या डी में से कुछ हो सकता है, और दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी और सी में से कुछ हो सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी 1/4 थी, अभी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही है। मुझे कोई फायदा नहीं हुआ एलिमिनेशन लॉजिक लगाकर भी। क्या मैं प्रोबेबिलिटी कम कर पाया, अपने फेवर में ला पाया? क्या प्रोबेबिलिटी को झुका पाया? नहीं झुका पाया। तो मैं क्या करूंगा? इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। ठीक है, अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, हालांकि मुझे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस मेरा क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी और डी में से कुछ होना चाहिए, बट ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं इसको स्किप ही कर रहा हूं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या है? यूनियन बजट में एसेट मोनेटाइजेशन प्लान था। ठीक है, जिसमें सेकंड प्लान जो है उसमें कितना री इन्वेस्ट किया जाएगा नए प्रोजेक्ट में? काफी घूमा हुआ सवाल है। अगर आपने बजट अच्छे से पढ़ा है तो शायद आपको इसका आंसर पता हो, लेकिन नॉर्मल करंट अफेयर मैगजीन में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको अलग से बजट की समरी पढ़नी होती थी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? इस क्वेश्चन को क्या मैं इसे छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या लॉजिक बताया था आपको? सरकार जब कुछ लेती है ना, सरकार जब लेती है तो धुआंधार तरीके से लेगी। 28% जीएसटी, 18% जीएसटी, इतना लेगी कि चूस के फेंक देगी आपको। लेकिन जब सरकार कुछ देती है ना, व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स समथिंग, मिनिमम देना चाहेगी। ठीक है, मिनिमम देना चाहेगी। तो इसमें हम वो लॉजिक नहीं लगाएंगे मूर्खों की तरह कि सबसे बड़ा हटा दो, सबसे छोटा हटा दो। हम ये देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार कुछ ले रही है, सरकार कुछ दे रही है। तो यहाँ पर सरकार के देने की बात हो रही है। दूसरी बात, हमने एम लगाया, यानी हमने प्लानिंग की है, तो नंबर थोड़े परफेक्ट वाले होंगे। हालांकि इसमें सारे नंबर परफेक्ट टाइप के हैं। तो अब मैं क्या करूं? मैं इसके साथ, मैं किसके साथ जा सकता हूं? मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा कि सरकार जब दे रही है तो कम से कम देगी। मैं 10 लाख करोड़ के साथ जाना चाहूंगा। ठीक है, ये मैं वही लॉजिक को लगा रहा हूं। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये हम एंड में इसका व्याख्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एलिस फिनीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर है ब्यूटीफुल अगली। इसका सेटिंग पूछ रहा है भाई। बहुत ज्यादा अजीब और टफ टाइप का सवाल है, और मुझे इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं दिख रहा है। मैं इसे स्किप करना चाहूंगा। आई विल लाइक टू स्किप दिस क्वेश्चन। मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें। अगला क्या है? अच्छा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अगेन सरकार कुछ दे रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट कुछ देना चाहती है। ठीक है, तो मैं क्या बोला?
सरकार जब देगी तो कम से कम देगी। दूसरा एक लॉजिक क्या लग रहा है, 1 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हो सकता है आपने ऐसे ऐसे करके याद किया होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे एक के आगे कुछ 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 नंबर है, तो आपने हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने एक याद कर लिया होगा। तो एक में क्या है, 1 लाख और 10 लाख, यानी एक जीरो ऊपर नीचे हो सकता है किसी को याद करने में कंफ्यूजन देने के लिए आया होगा। तो बी और डी में से कुछ आंसर होगा। ऊपर से सरकार कुछ दे रही है तो क्या ज्यादा देगी कम देगी, कम देगी, तो मैं बी के साथ जाना चाहूंगा, ठीक है। ये लॉजिक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। 2 दिनों का चिंतन शिविर लगा है, ठीक है, इतने इतने का, फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, ओलंपिक्स के लिए चिंतन शिविर लगा, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड चीजें ज्यादातर नई दिल्ली में होती है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बात ओलंपिक्स की है, हालांकि इसका आंसर दूसरे भी हो सकते हैं, बट ज्यादा चांस नई दिल्ली के होने के रहते, काफी हाई चांस होते हैं, तो मैं न्यू दिल्ली के साथ जा रहा हूँ। ओवरऑल हमें देखना है कितना सही होता है गलत होता है। चलो अगला क्या है, हु डिस्कवर्ड द मस्की अशोका इंस्क्रिप्शन, यानी कुछ हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के ऊपर बात करी जा रही है। अब हम चारों ऑप्शंस को अगर पढ़ते हैं, जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग, भाई गवर्नर जनरल, वाइसराय, लोग ये सब काम क्यों करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाता है, इसका कोई तुक नहीं बनता। जेम्स प्रिंसेप भी है, प्रिंसेप जो है, प्रिंसेप घाट कोलकाता में काफी फेमस है, हालांकि बहुत अच्छी जगह मुझे तो नहीं लगी थी, साफ सफाई की कमी है वहाँ, लेकिन चलो प्रिंसेप भी है। ये जो क्या है, ये सोसाइटी वगैरह इसने बनाया था, ठीक है। इसका काम मुझे नहीं लगता आर्कियोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, वैसे कर भी सकता है इनडायरेक्ट वे में, बट फिर भी मैं इसको एलिमिनेट ही करूंगा। मैं ए और सी के साथ जाना चाहूंगा, और सी ऐसे भी, क्रिश्चियन और सी, इसका नाम बड़ा लग रहा है, इसके साथ जाए, ठीक है, इसी के साथ जाते हैं। चलो ऑप्शन ए और सी के बीच में पक्का पक्का आंसर होगा मुझे जहां तक लग रहा है। चलो यहाँ पहुंचते हैं। 2024 रीजनल वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कमोमोरेटेड बाय यूनिसेफ फ्रॉम 15 से 17 नवंबर, ये कहाँ पे होता है, इसका वेन्यू पूछा जा रहा है। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो, नैरोबी एक सिटी है, अदिस अबाबा सिटी है, जोहान्सबर्ग सिटी है, विक्टोरिया फॉल्स सिटी नहीं है, विक्टोरिया फॉल्स क्या है, एक वाटर बॉडी टाइप काइंड ऑफ कह लो। तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, इन तीनों में से किसी के साथ जाऊंगा। तो मैं किसके साथ जाऊं, साउथ अफ्रीका ज्यादा बड़ा जगह है, तो मैं इसके साथ जाता हूँ, सी के साथ, ठीक है। देखते सही होता है गलत होता है, बट ओवरऑल मुझे मार्क्स से मतलब है। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेटिकट इज अ 2025 नॉवेल बाय विच ऑथर। कुछ नहीं लग रहा है इसमें, मेरे कुछ नहीं लग रहा भाई, स्किप करो इसको। क्यों, क्योंकि कुछ मुझे इसमें किसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और कोई सिमिलैरिटी भी मुझे कहीं दिख नहीं रही है, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, स्किप करो इसको, हटाओ। पोवर्टी हेड काउंट रेशियो पूछा जा रहा है, अर्बन एरियाज में पूछा जा रहा है। सबसे पहले पोवर्टी हेड काउंट रेशियो की बात हो रही है अर्बन एरियाज में, ठीक है, डेट मैटर नहीं करता। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2023। अब देखो बात यहाँ पर ना पोवर्टी की नहीं हो रही है, बात हो रही है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी की, ठीक है, यानी भयानक ढंग से कौन पोवर है, सिर्फ ऐसे नहीं कि उनके पास पैसे ना हो, वो मैल नरिश्ड भी हैं और भी 10 तरीके की उनको समस्या है। मुझे क्या पता है कि अभी बहुत हल्ला उड़ा था कि सरकार ने बहुत ज्यादा लोगों को मल्टी डायमेंशनली पुअर से हटा दिया है, बाहर लेकर आए हैं, ठीक है। बिल गेट्स ने भी प्रॉपर इसके बारे में अपने सोशल मीडिया पे डाला था, ये काफी इसका न्यूज बना था। तो मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से गवर्नमेंट ने बाहर खींचकर निकाला है। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स इसका आंसर नहीं हो सकते। इसके तरफ एक और इंडिकेशन क्या दिया जाता है कि ये अर्बन एरियाज की बात हो रही है, तो अर्बन एरियाज में पॉवर्टी अच्छी है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की थोड़े से चांसेस कम होते। क्यों, क्योंकि अर्बन एरियाज में आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, आपके पास हेल्थ केयर ज्यादा बेटर अवेलेबल है, आपके पास कुछ नहीं है तो सरकारी स्कूल गवर्नमेंट जो एजुकेशन है वही तो अवेलेबल रहती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो मैं इस बड़े बड़े नंबर्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं 5 और 8 में से गवर्नमेंट डेटा जब रिलीज करती है और गवर्नमेंट डेटा जब इतने हल्ला किया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को हमने निकाला है, तो मैं छोटे वाले नंबर के साथ जाना पसंद करूंगा। क्यों, क्योंकि 8.65 थोड़ा ज्यादा परफेक्ट भी साउंड कर रहा है और ये मुझे थोड़ा सा एक्चुअल रियल वर्ल्ड डेटा के जैसा लग रहा है, और प्लस गवर्नमेंट डेटा है तो वो कम से कम दिखाना चाहेगी। क्यों, क्योंकि ये खराब चीज है, पॉवर्टी जितनी कम हो उतना अच्छा होता है गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड में, इसीलिए सवाल डाले गए हैं। तो मैं ए के साथ जाना प्रीफर करूंगा, देखता हूं सही होता है या नहीं। चलो आगे बढ़े। ये क्या है, नोवेल के बारे में पूछा जा रहा है, इंटरकनेक्टेड लाइव्स ऑफ 4 अफ्रीकन वुमेन। क्या कोई लॉजिक दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा, मुझे इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा। यही सब इंपॉर्टेंस है कि आपको हर जगह नहीं लगाना होता है, आपको बस इतना लगाना है कोल्ड एंड कैलकुलेटेड मैनर में, जिससे आपको ओवरऑल पॉजिटिव मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट फॉर मैत्रक फैमिली 502 CE, ठीक है।
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लग रहा है, मैं इसे भी स्किप करूंगा। हालांकि कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, बट मैं अपना प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज लगाऊं और आपका ज्यादातर लोगों का प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इसमें कुछ काम नहीं आएगा, तो मैं इसके हिसाब से इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ यूज कर सकता हूँ बट वो चीजें मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी, इसलिए मैं फालतू में यहाँ पर लगा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं रिड्यूस करूंगा। अगले सवाल में बढ़ते हैं। फिर से डेटा पूछ रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम 2000। अब देखो ऐसे रैंडम सर्वे रैंडम चीजों को उठा करके उससे रैंडम क्वेश्चन आपसे दागे जा रहे हैं, ये सारी चीजें याद करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर, क्या मैं सबसे बड़े सबसे छोटे का हटा के बीच वाले किसी को पकड़ लूं, या फिर मैं ये देखूं कि भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा जा रहा है, गवर्नमेंट अपना डेटा जब पूछ रही है तो कम से, ये बुरी चीज है, बुरी चीज मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम के साथ क्या मैं जाऊं या फिर मैं बड़े छोटे हूं, मैं मिनिमम के साथ ही जाता हूं, देखा जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है। 26 मार्च को 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी आरबीआई द्वारा। बाप रे बाप, अब ये तो किसी को क्या ही पता होगा, हो सकता है पता भी हो लोकल्स को। अच्छा, मुझे यहाँ पर लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो कोलकाता बड़ा शहर है और नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, बाकी ये तीनों नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। अब इन तीनों के बीच में आपको चुनना है, प्रोबेबिलिटी हो चुकी है 1/3 की, आप किसी एक को रैंडम भी पकड़ोगे तो 1/3 चांसेस आपके सही होने के, पहले 1/4 थे। अब मैं किसके साथ जाऊं, देखो जी, बहुत स्टूपिड बात है लेकिन अब ऐसे भी तो रैंडमली ही पिक करना है, तो मैं किसको पकड़ू, ये जी है और ये जी है, चलो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, देखा जाएगा आगे चल करके। चलो अब पकड़ते हैं अगला क्वेश्चन। लंबा चौड़ा सवाल है लेकिन याद रखना, सवाल जितने लंबे होते हैं उतने ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आते हैं, छोटा सवाल ज्यादा टफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम, उन्नति के बारे में पूछ रहा है। हालांकि उन्नति रिलेटेड सवाल हमारे पिछले वीडियोस में बहुत बार आ चुके, तो आई होप आपको कुछ चीजें याद रही होंगी, बट मुझे बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रही, मेमोरी मेरी वीक है। एज हाईलाइटेड इन द राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन आंसर्ड ऑन, ये इसमें से कौन सा करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट के साथ हमें नहीं फंसना। अब क्या देख रहे हैं, टोटल बजट आउटले फॉर उन्नति स्कीम इज 10,037 करोड़। अगेन ये थोड़ा सा खराब टाइप का नंबर मुझे लग रहा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कीम बना रहे हैं, बनाते वक्त में ऐसा नंबर कोई क्यों लेना चाहेगा, इसका कोई तुक नहीं लगता। दूसरी बात 60%, इस नंबर को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है कि 60% ना हो करके 55 हो, 50 हो, 30 हो, 70 हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें मुझे दो गलत स्टेटमेंट, दो चीजें ऐसा लग रही है कि वो गलत हो सकता है। अगला क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स इन जोन ए डिस्ट्रिक्ट्स आर हायर देन जोन। अब देखो क्लासिक खेल खेला जाएगा यहाँ पर, जोन ए और जोन बी को फ्लिप कर देगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि जोन ए हायर है और जोन बी लोअर है, क्या पता इसको उल्टा किया होगा, फ्लिप किया होगा, यहाँ पर जोन बी होगा और यहाँ पर जोन ए होना चाहिए, तो इसमें भी बहुत हाई चांस है गलत होने के, और ये गलत करना काफी ज्यादा आसान है। ये जो डेटा वगैरह है इसको इसके साथ खेलना उतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल है जितना इसके साथ, ये ज्यादा आसान है इसके साथ गलती करना। ठीक है, तो मुझे इसमें एक गलत लग रहा है। उन्नति स्कीम इज इफेक्टिव फॉर 10 ईयर्स, क्या पता 10 ना हो 12 हो, विथ एन एडिशनल 8 ईयर्स, क्या पता 8 ना हो 5 हो 6 हो 7 हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे दो चीजें ऐसी दिख रही है जिसके साथ खेला जा सकता है। ठीक है, और क्या करें, उन्नति स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत लोगों को लगेगा कि सर सेंट्रल सेक्टर की जगह ये स्टेट स्कीम हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बारे में बात कहां पर की जा रही है, राज्यसभा में किया जा रहा है। ठीक है, तो राज्यसभा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे की जा रही है। दूसरी बात, उन्नति ये जो नेम है, क्या नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के जैसा नाम आपको लग रहा है, क्या वहां के लोकल लैंग्वेज में ही नाम रखा जाएगा ना अगर ये स्टेट सेक्टर स्कीम होती तो। ठीक है, और दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन का डेवलपमेंट का बात हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के किसी एक स्टेट का बात नहीं हो रहा, तो कोई एक स्टेट सेक्टर इसका स्कीम कैसे बनेगा, क्योंकि कोई एक स्टेट गवर्नमेंट, मान लो असम गवर्नमेंट ऐसा काम कोई निकालती है, तो असम को क्या मतलब मिजोरम से या मणिपुर के डेवलपमेंट से, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने के ही काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं इसको गलत नहीं मानूंगा, मैं इसको डाउटफुल नहीं मानूंगा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या नहीं है, ये मैं मानकर चलूंगा कि ये सेंट्रल स्कीम ही है। ठीक, अब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके साथ खेल हो सकता है, यहां पर मैं एक क्रॉस लगा देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन वाली मिनिस्ट्री ना होकर के कोई और मिनिस्ट्री रही होगी। तो ऑप्शन जो पहला वाला स्टेटमेंट है इसमें दो चीजें हैं और थर्ड में दो चीजें हैं जिसका गलत किया जा सकता है। तो 1 और 3 को अगर मैं गलत मानता हूँ, 1 को गलत माना, 3 को गलत माना, 1 को, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बात वो है कि अगर मैं 1, 3 दोनों को गलत मानकर एलिमिनेट करने पे आ जाऊं तो सारे के सारे ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा। अब अगेन आप बोलोगे कि सर इतना पढ़ने के बाद, इतना टाइम देने के बाद मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं तो मुझे तो बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम में ये रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसे सवालों को ये नहीं बोलता कि आप पहले राउंड में ही सॉल्व करना,
आपके पास जब समय बचता है तब आपको सॉल्व करना, क्योंकि मैंने जो भी लॉजिक लगाया यहाँ सारे स्टेटमेंट है जिनके साथ कुछ ना कुछ खेल किया जा सकता है। कोई भी ऐसा जनरलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं है जिसको मैं सही मान लूं, ठीक है। हर चीज में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक्स की बात की जा रही है जिसे गलत करने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, मैं इस क्वेश्चन को करूंगा स्किप। अगले सवाल में बढ़े। ध्रुव सेन को किसने सक्सीड किया? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज ला पेरोज की बात की जा रही है, इन विच इंडिया पार्टिसिपेटेड जनवरी 2025। इसके बारे में स्टेटमेंट दिया रखा है और करेक्ट पूछा जा रहा है। अब देखो नाम से भी समझ में आ रहा है और हो सकता है आपको याद भी होगा कि ये एक फ्रेंच नाम लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। लपे, लप्रो, ऐसा कुछ नाम जो होता है, ये सारे नाम जो है फ्रेंच वाले हैं, ठीक है। तो मुझे काफी हाई चांस है कि ये फ्रेंच या इटालियन नाम टाइप का साउंड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखूंगा। वैसे मुझे याद भी है ये फ्रांस के साथ ही एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो अब देखते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द 4th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। क्या पता 4th एडिशन ना हो, मे बी विथ INS मुंबई अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। इसके चांसेस गलत होने के चांसेस हो सकता है 4th की जगह 5th हो, 3rd हो। एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। पता नहीं, हो सकता है अंडमान निकोबार की जगह विशाखापट्टनम हो, कोई और जगह हो, मुझे नहीं पता, अभी भी डाउटफुल है ये। इंडियाज पार्टिसिपेशन अलाइंस विद इट्स सागर विजन टू प्रमोट मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। ये काइंड ऑफ अ जेनरिक स्टेटमेंट है। सागर विजन के बारे में अगर थोड़ी सी बेसिक आइडिया भी है तो ये स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। जब ऑप्शन 3 को मैं स्टेटमेंट 3 को सही मानूंगा तो ये एलिमिनेट होता हुआ दिखता है मुझे, ठीक है। अब और देखते हैं। इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। देखो मैंने क्या बोला, ये फ्रांस है भाई, इंडोनेशिया नहीं है। ये तो एकदम आपके सामने परोसा जा रहा है। तो ऑप्शन 4 को मैं जैसे गलत करता हूं तो ये हट गया, और ये तो मैंने पहले भी हटाया था, पहले भी हटाया और अभी भी हटा, तो ये इसको मैं डेफिनेटली हटा दूंगा। अब क्या बच रहा है? 2 and 3, 1 and 3, यानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 3rd ऑप्शन सही है, जो कि मैंने माना भी था कि 3rd वाला जो है सही है। तो अब मुझे ये देखना है कि 1 और 2 में से कौन से सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। 1 और 2 में से यहाँ पर एडिशन नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? was held in Indian territorial waters near the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इन दोनों में से किसके साथ जाया जाए, दोनों में से किसे गलत किया गया होगा? 4th एडिशन अंडमान निकोबार, 4th या अंडमान निकोबार। मुझे लग रहा है इसको ज्यादा इजीली गलत किया जा सकता है। हालांकि मामला वही है कि मामला 50-50 पर है, ठीक है। आप जिसको भी अटेम्प्ट करोगे आपको फायदा वही मिलेगा। तो फर्स्ट को ही गलत मानते हैं, मैं इसके साथ जाता हूँ, ठीक है। मैं इसके साथ जाता हूँ, देखते क्या होता है। चलो अगला। Which of the following countries experienced widespread protest in May 2025 due to government decision फलाना ढिमका, ठीक है, प्रेसिडेंशियल टर्म। क्या लॉजिक मुझे दिख रहा है? मुझे कोई खास लॉजिक नहीं दिख रहा, क्योंकि सारे के सारे उल जलूल तरीके की जगह हैं और यहाँ पर ये सब चीजें आम बात है, चलता ही रहता है, ठीक है। तो सारे कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन्स ही हैं, इसके साथ मैं नहीं जा सकता। मुझे बहुत ज्यादा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का भी मैं यूज यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको स्किप करने का यहाँ पर डिसीजन लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन हमेशा लंबे सवालों को देखकर आपको खुश होना है, निराश नहीं होना है। देखो ऐसे आप बोलोगे कि पिछले वाले में भी आपने यही बोला था और हमारा तो बस टाइम वेस्ट हुआ था, लेकिन फिर भी चलो हमें कोशिश तो करनी है ना। चलो पूछा क्या जा रहा है? अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है, जो कि मिड अप्रैल 2025 में, उसके बारे में पूछा जा रहा है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये दो चीजें मैं कंफर्म हमेशा करता हूँ। अब ये क्या है? मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, को होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड दी तंजानियन पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। तंजानिया एक ठीक है, तंजानिया और इंडियन नेवी के बीच में होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी मैं नहीं जानता हूँ। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज वाज प्लान्ड इन मपूटो मोजाम्बिक एंड टैकल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक पायरेसी। अब देखो भाई, ऊपर में तुमने बात की तंजानिया की, यहाँ पर बात करने लग रहे हो मोजाम्बिक की। दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं भाई, या तो ये सही है या तो वो सही है, दोनों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अब दोनों अपोजिंग स्टेटमेंट है, काइंड ऑफ, जो मैंने अपोजिंग स्टेटमेंट वाला लॉजिक आपको समझाया था, ये वहां पे उसके साथ खेला जा रहा है। तो या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो दोनों जहां जहां है उसको हटा दो। ये देखो हट गया, ये देखो हट गया, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है? ऑप्शन 3rd मुझे पढ़ना भी नहीं है, 3rd के बारे में ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो 3rd सही है, 3rd की मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या मान रहा था कि 1 और 2 में से कोई एक तो सही होगा, दोनों सही नहीं होंगे लेकिन कोई एक सही होगा, तो मैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक इसमें क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। अब देख लो भाई, 4.18% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया था। तो आप इसमें कैसे आ रहे हो? क्या आपने क्या नॉलेज यूज किया? मैंने क्या रट्टा मारा हुआ है? मैंने आपको बोला कि मुझे इसके सारे चीजें के बारे में आपको पता है क्या? आपने कभी सुना है हार्बर फेज, ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, ये सब चीजें किसी मैगजीन में लिखी है? नहीं लिखी है, बट क्या हमने
बहुत लिमिटेड नॉलेज बेस का इस्तेमाल किया है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही करने में। यही मैजिक है एलिमिनेशन का, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको ना सिर्फ सीखो बल्कि प्रैक्टिस भी करो, अप्लाई कर करके देखो। एक बार मास्टरी हासिल कर लोगे ना तो आपको अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा, बिल्कुल अनड्यू एडवांटेज है। ऐसे लोग जो ऐसे, मैं देखो ये 30-40 मिनट का वीडियो बनेगा, ज्यादातर लोग वीडियो नहीं देखेंगे, और यहाँ तक तो बहुत कम लोग देख रहे होंगे। अगर यहाँ तक कोई बचा है, जिंदा बचा है जो अभी तक अटेंटिव होकर वीडियो देख रहा है, तो नीचे कमेंट करना है, ठीक है भैया। तुम लोग हो एकदम बड़े वाले हो, बड़े वाले एकदम खूंखार व्यक्ति हो, खूंखार, एकदम तबाही मचा दोगे तुम लोग। तो कमेंट करो। आप लोग जो यहाँ तक बच रहे हो ना, आप लोग एकदम तबाही मचा कर आओगे। जो बोलते हैं ना कि हमने 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप ही लोग हो, ठीक है। अभी आगे जाकर देखना एग्जाम में कितना फायदा होता है आपको। अगला सवाल देखेंगे। विच नोवेल बाय ओशन वोंग फॉलोज अ 19-year-old नेम हाई हु बिकम्स द केयर टेकर ऑफ एन एल्डर। 1 मिनट। ओशन वोंग, ये नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है? ये ग्लैडनेस नाम भी सुना हुआ क्यों लग रहा है? ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या? क्वेश्चन आया हुआ है क्या? देखा देखा सा लग रहा है, ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है शायद। 1 मिनट। ये देखो, एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सेट इन ईस्ट ग्लैडनेस कनेटिकट, विच ऑथर? अरे इस क्वेश्चन को मैंने स्किप किया था, मैं स्किप नहीं करूंगा। मुझे दूसरे ऑप्शन ने बता दिया कि इसका आंसर क्या है, ओशन वोंग है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से निकल गया। अब वहां चलते हैं, पहले से पढ़ ले सारी चीजें। ओशन ऑफ ग्लैडनेस, एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, ईस्ट ग्लैडनेस कनेटिकट 2025, ओशन वोंग। अब इस क्वेश्चन में क्या लग रहा था? इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? हाँ, ओशन वोंग फॉलोस अ 19-year-old बिकम्स। नोवेल का नाम पूछ रहा है भाई। अब वहां पे क्या बताया? एम्परर ऑफ ग्लैडनेस। उसने क्वेश्चन नहीं बताया, तो दोनों क्वेश्चन मेरे सही हो गए। अरे भाई, ये भी कभी कभी हो जाएगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर। बिल्कुल कुछ एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, बस आपने दिमाग खोलकर रखा है, दिमाग खोलकर रखना है आपको अपने एग्जाम में। वहां पर बिल्कुल दिमाग को ओपन माइंडेड रखना है, तो इसमें चीजें अपने आप घुसेंगी, ठीक है। अलर्ट रहना है। 2 क्वेश्चन फ्री के हमको मिल गए, ठीक है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। ये देखो 4.20% लोगों ने इसको सही किया है। आपने जस्ट बिकॉज आप अटेंटिव रहे तो ऐसे सवालों को निकाल ले हुए। अगला क्या है? इन 2024 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस्ड द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट by enacting a new law to modernize the telecom sector. What is the name of this new legislation? अब किसी को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप देखो, बात क्वेश्चन में टेलीकॉम की जा रही है, आंसर में देखो टेलीकॉम और उसके आगे कम्युनिकेशन। तो भाई टेलीकम्युनिकेशन को ही शॉर्ट में टेलीकॉम बोलते हैं। इतने पे लड़ाई मत करना मेरे से कि ये कैसे ले रहे हो। और भारत टेलीकॉम सर्विसेज, ये देखो दोनों सेम से हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन, यहाँ टेलीकॉम की बात नहीं कर रही भाई, निकालो इसको। इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे तेल लेने जाओ तुम। ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए मेरे भाई। और वैसे भी ऑप्शन आपको चीख चीख के कर रहा था, देखो 2024 और 23 तो ऑप्शन बोल रहा था कि या तो इन दोनों के बीच में आंसर होगा या तो इन दोनों के बीच में आंसर होगा। ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर डाले, अब इन दोनों पे आएंगे। मामला 50-50 पे फंस चुका है। अब देखो भाई, टेलीकॉम सर्विसेज, वैसे आप बोलोगे कि सर भारत वर्ड जो है बहुत ज्यादा बज वर्ड टाइप का है, तो मैं इसके साथ भी जा सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है। मैं इसके समर्थन में ज्यादा हूँ, क्योंकि सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं होनी चाहिए, और चीजों की ओवरऑल एक्ट बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमने टेलीग्राफ एक्ट को चेंज किया है। तो मैं इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आप बी के साथ ज्यादा अलाइन करोगे भारत देख करके, बट फिर भी इन एनी केस हमने प्रोबेबिलिटी 50% ले आई है भाई, अपने फेवर में प्रोबेबिलिटी को हमने झुकाया है, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following programs received the highest score data governance quality index Department of Rural Development for the year? ये बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। Until and unless के डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ पता है, मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको स्किप करूँगा, आपके हिसाब से कोई लॉजिक लग रहा है तो बताओ, नीचे सही आंसर आएगा अभी। अगला क्वेश्चन क्या है? What name do the Jarwa tribe used to refer to their home in the Andaman Islands? अपने घर को क्या बोलते हैं लोग? भाई साहब, मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ लग रहा है चड्डास। पंजाबी नाम क्यों लग रहा है मुझे, चड्डास। नहीं, ऐसे वाहियात लॉजिक नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। इसको स्किप ही करते हैं भाई, इसको स्किप ही करते हैं। यू नेवर नो, ठीक है। कभी कभी होता है ना, 2 लैंग्वेजेस के बीच में, जैसे वो एक वर्ड क्या है, कुट्टी। साउथ वाले कुट्टी कुट्टी करते रहते हैं, कुट्टी का कुछ और मतलब होता है, कुट्टी कुट्टा, और हमारे नॉर्थ में तो कुट्टी कुट्टा का अलग ही मतलब है। और वैसे एक हमारे एसएससी में भी एक कुट्टी है, पता ही होगा आपको उसके बारे में, ठीक है। हर जगह कुट्टी है,
पर साउथ में कुट्टी का शायद कुछ अच्छा मीनिंग होता है। अगर साउथ वाले कोई हैं तो बताइए कुट्टी का मीनिंग क्या होता है, कुट्टी या कुट्टा। तो खैर छोड़, मजाक हो गया अपनी जगह पे, मैं इसको स्किप करूंगा। आखिरी सवाल क्या है, When did Algeria officially become a member of the New Development Bank? ठीक है, ओके ओके। तो क्या करूं मैं इसमें, सबसे बड़े वाले सबसे छोटे वाले को एलिमिनेट करके शुरू करूं, या मैं कुछ और सोच सकता हूं? अगर मैं कुछ और सोच सकता हूं तो मैं पहले वो सोचूंगा, वो बड़ा छोटा वाला सबसे आखिरी में लगाना होता है जब कुछ नहीं लग रहा होता है। तो मैं क्या जानता हूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं अल्जीरिया के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स का इनिशिएटिव है। 2014-15 के आसपास न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू हुआ था ब्रिक्स में, ठीक है। अब ब्रिक्स का जो समिट है इस बार क्या कब हुआ है, जुलाई में हुआ है। इतना बेसिक सबने याद किया होगा करंट अफेयर भाई, जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की प्रिपरेशन में है, एक्टिव में, उसको इतना तो पता होगा। जुलाई से सबसे नजदीक क्या है, मई है। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है। यही लॉजिक है मेरा, सही हो गलत तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ओवरऑल मार्क्स से फर्क पड़ता है। ओवरऑल मार्क्स अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप इससे देख लो, अंदाजा लगा लो कि हमें ओवरऑल नेट फायदा हुआ या नेट नुकसान हुआ। आप अपने हिसाब से टेस्ट करो। और जो एलिमिनेशन ट्रिक्स की कंपाइलेशन वीडियो थी, जो मैंने कंप्लीट एलिमिनेशन आपको समझाया, उसका वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल रहा होगा आपको, ठीक है, जिसमें मैंने 3-4 अलग अलग क्वेश्चन सेट उठाकर सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स का आपको प्रैक्टिस करवाया है प्रॉपर तरीके से। उसमें जाओ और अपने सारे ट्रिक्स को आजमाओ, ठीक है। एग्जाम से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लो, तभी इसको एक्चुअल एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। और अगर IBACIO के प्रीवियस के सारे जो टॉप करंट अफेयर के सवाल है और जो टॉप आपके स्टैटिक वाले सवाल है, उसमें अगर आप लगवाना चाहते हो, ये एलिमिनेशन ट्रिक्स का यूज करवाना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करना। दूसरी बात, जो मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए उसके साथ में 2-3 लाइन के अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए उसके, यानी थोड़ा उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूं, अगर ये चाहिए तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।